हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टैटिक्स दैट इज स्थिति विज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोग 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई बिंदु है या कोई पिंड है यानी कोई बॉडी है, उसके मल्टीपल डायरेक्शंस में इस तरीके से कई डायरेक्शंस में फोर्स एक्टिव है। जैसे कि ये हो गया F1 फोर्स, ये हो गया F2 फोर्स, ये हो गया F3 फोर्स और ये हो गया F4 फोर्स एंड ये F5। ओके, बात को ज़रा ध्यान सुनना। अगर इस तरीके से इतने सारे फोर्स किसी पॉइंट पर एक्टिव हैं और उनकी जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये अल्फ़ा दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि जैसे इन दो यानी एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, यहाँ पे बीटा है, ओके, यहाँ पे क्या है, ये गामा है और ये डेल्टा है और ये लास्ट में थीटा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से किसी पॉइंट पे अगर इस तरीके से मल्टीपल फोर्सेस और मल्टीपल डायरेक्शंस में लगी हुई हैं, तो वहाँ पे जो उनका रिजल्टेंट हम जो निकालेंगे, तो उस रिजल्टेंट को निकालने से पहले इस तरीके से कुछ हम करेंगे, जिसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके जो रिजल्टेंट होंगे, रिजल्टेंट के कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमारा आर होगा। आर क्या है, परिणामी बल है। तो सबसे पहले इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक आर साइन थीटा होगा, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं या वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, ओके, और एक होगा आर कॉस थीटा, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक बोलते हैं। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, इस जो यहाँ पे बना हुआ फिगर, इसको मैं रफ करके इस तरीके से एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ। अगर कोई भी इस तरीके से पॉइंट है, उस पर इस तरीके से मल्टीपल, तो एक तो सबसे पहले ये हो गया, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये F1 है, ये क्या है, F2 है, ये है F3 है, ये F4 है एंड ये F5 है। और ये कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये यहाँ से अल्फ़ा, ये यहाँ से बीटा, यहाँ से गामा, ये डेल्टा एंड लास्ट थीटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था, जो और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, क्या होगी, सबसे पहले ये वाला जो F जो एंगल बना हुआ है 0 पे है, तो यहाँ पे यानी एंगल कितना है, ये एक जैसे अगर कोई लाइन खींच दी जाए तो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल 0 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले F1 है, तो F1 कितना हो जाएगा, कॉस के एंगल में, इसलिए कॉस के रेस्पेक्ट में, इसलिए कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। दूसरा वाला कितना होगा, F2 जब लेंगे यहाँ से, तो F2 यहाँ पे है, ओके, तो F2 के लिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा एंड प्लस। अब जब तीसरा वाला एंगल जब यहाँ से जब इस पे आएंगे F3 पे, तो मेरी बात ज़रा ध्यान सुनना, तो क्या करेंगे, यहाँ से यानी पूरा काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये F3 एंड कॉस, ओके, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। बात समझ में आई, इस तरीके से हो जाएगा। एंड और उसके आगे कितना हो जाएगा, F4 पे अगर इस पे आएंगे तो और ऐड हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा बीटा एंड गामा हो जाएगा। एंड F5, अगर F5 पे आते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक अगर आएंगे F1 F2 F3 F4 F5, तो ये कितना था, F3, तो F3 कहाँ तक आया, F3 में कहाँ तक, इस तरीके से यहाँ तक कर लिए, F4 में जहाँ तक किए तो यहाँ तक कर लिए, और जैसे उसके आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो चारों यानी कि थीटा तक ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा एंड गामा तो हो ही चुका था, ये हो गया डेल्टा एंड ये थीटा, ओके। तो इस तरीके से क्या करेंगे, सॉरी ये थीटा नहीं होगा, यहाँ तक हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस इसको हम लोगों ने क्या किया, थीटा को यहाँ पे लिख दिया। तो कितने हो जाएंगे, डेल्टा तक इस तरीके से हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या होगा, साइन का भी हो जाएगा।
तो अगर हम लोग साइन को लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, फटाफट लिख देते हैं, F1 साइन 0, F2 साइन अल्फा, F3 साइन अल्फा प्लस बीटा एंड F4 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, F5 साइन अल्फा बीटा गामा एंड प्लस बीटा। ओके, इस तरीके से अब इसी के बेस पे क्या करेंगे कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है या कोई भी पार्टिकल है उसमें मल्टीपल फोर्सेस इन मल्टीपल डायरेक्शंस में लगे हुए हैं, तो उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चंस, और उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आप लोग जो है ध्यान जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक कण पर, कोई भी कण है, मैंने कहा था कोई अगर पॉइंट हो या कण हो, कोई एक कण है, ओके, एक कण है, पार्टिकल है, उस पर कितने फोर्स लगे हुए हैं, उस पर जो फोर्स लगे हुए हैं, एक तो P है, दूसरा 2P है, एक कितना है 3√3P, ये 3 है, ओके, एंड 4P। बात समझ में आई। कोई भी पार्टिकल है उस पर इतने फोर्स एक्टिव हैं, ये कितने हैं, ये जितने फोर्स हैं ये सब के सब क्या है, क्रियाशील है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरे के मध्य इसके बीच में कितने एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे और तीसरे के, जरा समझने की कोशिश करना, जो लैंग्वेज है मैं बोल दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे और तीसरे के मध्य कितना है, 90 डिग्री है। ओके, समझ में आया। तीसरे और चौथे के मध्य कितना है, 150। इसके और इसके बीच में कितना कोण है, 150। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई पॉइंट है उसमें मल्टीपल फोर्सेस लगे हैं, इन मल्टीपल डायरेक्शंस में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड फर्स्ट, और यानी इसके और इसके जो भी है लास्ट एंड फर्स्ट के बीच में जो भी एंगल था कितना था, वहाँ पे थीटा को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है इस तरीके से, दैट मीन्स यानी कि कोई भी कण है, पार्टिकल है, उस पर कितने फोर्स लगे हैं, 4 फोर्स लगे हैं, P है, 2P है, 3√3P है एंड लास्ट 4P है। पहले और दूसरे के बीच में 60, दूसरे और तीसरे के बीच में 90 एंड तीसरे और चौथे के बीच में 150 एंगल, ये जो है इस तरीके से लगा हुआ है। अब कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, कितना फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे कि आर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसकी जो भी रिजल्टेंट होगा उसकी उसकी जो है डायरेक्शंस क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे। यानी कि रिजल्टेंट के साथ साथ क्या करना है, डायरेक्शंस भी फाइंड आउट करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिशा। बात समझ में आ गई। कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा फिगर को भी हम लोग मेंटेन कर लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर से एंगल को हम, जो फोर्स लगे हुए हैं उन फोर्सेस को लिख देते हैं हम लोग। कितना है, एक P है, दूसरा कितना है 2P है एंड तीसरा कितना है 3√3, ओके, एंड लास्ट कितना है 4P। ये कितने हैं, एंगल हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है इसके बीच में कितना है, 60 है, इसके बीच में 90 है एंड इसके बीच में 150। जैसा है जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, पहला फोर्स है, ये इस तरीके से, और इसका नाम है P। ओके, इसका नाम कितना है, P है। अब कह रहा है जो दूसरा होगा, उस दूसरा और पहले के बीच में कितना एंगल है, ये दूसरा और पहले के बीच में ये बना 60 डिग्री का। ओके, दूसरा और जो है इसके बीच में 60 बनना है, और यहाँ पे कितना है, ये 2P है, इसकी वैल्यू कितनी। फिर दूसरा और तीसरे के बीच में कितना एंगल बनना है, तो 90 डिग्री। ये यहाँ से ये ऐसे सीधे बन जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। ओके, ये कितना है, 3√3P। ओके, एंड तीसरा और जो चौथा है इसके बीच में ये 150 बनना है, ये कितना है, 150। ओके, इसको सही से 5 बना देते हैं।
ठीक। और ये कितना है, ये 4p है। ये इस तरीके से फिगर बन गया है। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से कर देते हैं। ये क्या है, अलग अलग फोर्सेस हैं। अब इनका क्या करना है, हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आर कास थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो आर कास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना है, ये पी के साथ कितना है, 0 एंगल है। तो कितना हो जाएगा, पी कॉस 0 एंड प्लस यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2p है, यानी F2 कितना है, 2p है। अब ये कितना है, ये है 60 है, तो कितना हो जाएगा cos 60। एंड जब यहाँ तक आएंगे इस जगह पे, जब इसको लेंगे हम लोग तो दोनों काउंट कर देंगे, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 120 हो जाएगा। लेकिन एक सॉरी 90 प्लस 60 150 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3√3 p कॉस अल्फा प्लस बीटा, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एंड लास्ट में जब इसको आएंगे 4p के पास जब आएंगे तो ये 150 हो गया और ये प्लस 50 कितना हो गया, कॉस 300। ओके, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो फटाफट करते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p इंटू 1 एंड प्लस 2p एंड cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है एंड प्लस एंड 3√3 एंड cos 150 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस का √3/2। ओके, एंड प्लस 4p एंड cos 300 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, 360 में इसको हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 360 की जब इस तरीके से लाएंगे, 360 में कितना होगा, 4th क्वाड्रेंट होगा। और 4th क्वाड्रेंट में सेक और जो कॉस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का p हाफ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p हाफ आ जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो है, जो यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मीन्स लंबवत दिशा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साइन के जितने भी हैं वैल्यूज हम लोग पुटअप कर देंगे। तो वहाँ से कितना हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन सॉल्व आर साइन थीटा। ओके, जब आर साइन थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p साइन 0, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, 2p साइन 60 एंड फिर कितना हो जाएगा, 3√3p साइन 150 एंड 4p साइन 300। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से कितना होगा, p इंटू 0। फिर इसके बाद कितना होगा, 2p साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एंड 3√3p एंड साइन 150 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। ओके, यहाँ से लास्ट 4p एंड साइन 300 की जो वैल्यू होगी माइनस का √3 हाफ। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये सॉरी ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 2 4 कट जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2p। ये नंबर 2 था, नंबर 1 कितना था, -p हाफ। अब तो यहाँ से एक साथ इसको भी लिख देते हैं, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का p/2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहाँ से क्या करना है, हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जब इनका जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो पहला वाला जो पोर्शन होगा तो वहाँ से कितना हो जाएगा, p² / 4 हो जाएगा।
और दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, √3 था तो 3 हो जाएगा, 2 था तो 4 हो जाएगा, एंड p था तो p² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यानी 3 1 4 4p², दैट मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ से p² आ जाएगा। ओके, और इन यहाँ हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करने के बाद कितना आ जाएगा, sin² प्लस cos² थीटा, तो कितना हो जाएगा इधर से r²। तो यहाँ से अगर वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, p आ जाएगी। ओके, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों को, अब एक्चुअली में क्या है, रिजल्टेंट हो गया, ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का कितना, p½ ओके। एक मिनट, ये था। दूसरी क्या थी, r sin थीटा। r sin थीटा कितनी थी, जो r sin थीटा था वो √3/2p था। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू √3/2p एंड माइनस का p½ यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस को √3 बचेगा। तो यहाँ से r से r डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 में नेगेटिव जो होता है वो कितना होता है, tan जो है tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वहाँ पे 180 प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब निगेटिव होगा तो निगेटिव कहने मतलब है इसकी जो वैल्यू मिलेगी किसके इसके बीच मिलेगी, तो 120। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर ये भी देखें tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3, और जो माइनस √3 है वो कितना है, tan की वैल्यू है, tan की कितनी वैल्यू है, tan 120 की। ओके, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 120। ओके, कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक कण पर बल, कोई कण है उस पर बल लगे हुए हैं, कौन कौन से बल लगे हैं, एक बल लगा हुआ P+Q। ओके, एक P+Q है और दूसरा P है एंड तीसरा P-Q है। किसी कण पर ये 3 बल लगे हुए हैं, और 3 बल जो लगे हुए हैं इनका कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 बल हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं, समबाहु। किसी कण पर जो 3 बल लगे हुए हैं P+Q, P एंड P-Q, ये क्या है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर, सॉरी है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर क्रमवार, यानी कि सीरियल से, सीक्वेंस से, क्रमवार क्रियाशील है, यानी कि एक्टिव है। किसी कण पर, कोई क्या है, कण पर, ओके, कण पर ये 3 बल लगे हुए हैं P+Q, P एंड P-Q, किस तरह से एक्टिव है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर क्रमवार क्रियाशील है। अब इसमें क्या बताना है कि इनका भी क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, r और उसकी दिशा फाइंड। तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस जैसे ही मैं बनाऊंगा फिगर को वैसे आप लोग क्या है इसको जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ओके, तो इसका जो फिगर बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। तो एक ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसको समझने की कोशिश करना, क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये भी कितना होगा, 60 होगा, सारे कितने होंगे, एंगल 60 डिग्री के होंगे। ओके, अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनना कि सबसे पहले तो एक फोर्स, जैसे पहला फोर्स ये हो गया, दूसरा और तीसरा एक ये, इस तरीके से फोर्स। तो अब यहाँ पे जो पहला
यहाँ पे जो होगा तो वो पहला तो ऐसे ही हो जाएगा, पहला क्या है P+Q। तो ये बिल्कुल ऐसे अगर इसको मैं लेकर के आता हूँ, जैसे ये एक फोर्स क्या है इस तरीके से, तो इसको मैं क्या करूँगा ऐसे उठा करके ऐसे लाऊंगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ओके मैंने एक पॉइंट बना दिया, ओके यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। अब पॉइंट में ये क्या, ये वाला जो हो गया ये क्या है, ये P+Q हो गया, ये पहला हो गया P+Q, ओके बात समझ में आ रही, ये P+Q हो गया। अब जो दूसरा है, अब दूसरा यहाँ पे कैसे बनेगा, अब एक्चुअली में क्या है कि ये वाला एंगल, क्योंकि जैसे कि अब यहाँ पे तो ऐसे होगा नहीं, ये क्या है, ये पहला है, ओके ये दूसरा है, और जो दूसरा होगा ये कितना है P+, ये कितना था P था, ये कितना है P, ये कितना है P, ये P+Q था पहला, और दूसरा कितना है, दूसरा जैसे आएंगे तो दूसरा क्या है ये, ओके तो जब ऐसे आएंगे तो इस डायमेंशन में ऐसे इसको लेकर के आएंगे ऐसे इस तरीके से। अब ये क्या है, ये ऐसे काम करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से। तो ये वाला इसको ऐसे जैसे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे समान यानी कि समबाहु त्रिभुज के समांतर, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अब जब दूसरा हो जाएगा तो उसका एंगल कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो जो दूसरा एंगल होगा इसका जो एंगल होगा ये क्या है, इसके एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हम लोग अलग अलग भुजाओं में अगर इसको हम पॉइंट में शीर्ष में अगर रखते हैं तो ये कितना हो गया, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो अगर ये C है, अगर पूरा एंगल अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पे शीर्ष होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 - C, ओके बात समझ में आई। अब तीसरा वाला एंगल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 180 - B। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा 180 - B, ओके। अब यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो जितने भी कोण हैं, जैसे कि इसका कोण कितना होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 - 180 - 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ओके कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 120 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 120 आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये कौन सा है, ये P है, और ये कितना है, ये P - Q है। इस तरीके से एंगल हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिगर फिर से जो है एक बार सही से बना लेते हैं, और उसके बाद वहीं जो है जो वियोजित भाग जो हम लोगों ने किए हुए थे, जैसे ये इस तरीके से ये हो गया कितना P+Q, और ये है P एंड ये है P - Q, ओके। इसकी यहाँ से 120, ये 120, ये 120। तो यहाँ से अगर हम लोग सबसे पहले r cos थीटा को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r cos थीटा कितना हो जाएगा P+Q पहला एंगल, और उसके बाद क्या है cos 0 एंड प्लस इसके बाद क्या है P, यहाँ से यहाँ तक कितना है cos 120 एंड प्लस यहाँ से इस पे निकालेंगे लास्ट में P - Q, तो कितना हो जाएगा cos, यहाँ से इतना जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को रख देंगे फटाफट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से r cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से P+Q आ जाएगा, एंड प्लस 120 cos की वैल्यू कितनी होगी माइनस का हाफ, एंड लास्ट कितना हो जाएगा P - Q। 240 की वैल्यू कितनी होती है cos में, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है माइनस का हाफ होती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो यहाँ से r cos थीटा की जो वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से p प्लस की, तो p प्लस की है, तो इसकी वैल्यू जो अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले p प्लस क्यू अगर हमने लिखा तो यहाँ से p प्लस क्यू एंड ये माइनस का p हाफ एंड लास्ट में माइनस का p एंड p हाफ एंड प्लस का q हाफ। ओके, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक में डेढ़, एक में आधा, तो कितना हो जाएगा, डेढ़ हो जाएगा, यानी दैट मीन्स कितना होगा 3q/2। ओके, तो ये आ जाएगा कितना, r cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग r sin थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो r sin थीटा कितना हो जाएगा, वहीं सब कुछ करना पड़ेगा, p प्लस क्यू साइन 0, p साइन 120 एंड p माइनस क्यू साइन। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा p प्लस क्यू कितना साइन 0 एंड p साइन 120 एंड p माइनस क्यू साइन 240। सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी और इसकी कितनी होगी, √3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, p √3/2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा p माइनस क्यू और साइन 240 की जो वैल्यू होती है माइनस का √3/2 होती है। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसको अगर हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3q। ओके, एंड बाई 2। तो ये दूसरी को, ये क्या है, r साइन थीटा है, ये वाली जो वैल्यू आई है r साइन थीटा की वैल्यू है, और r cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आई है। इसको हम लोग अलग से फिर से एक बार लिख देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा फिर से इज इक्वल टू 3q हाफ एंड r साइन थीटा √3q। ओके, हाफ। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड है, स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3×9/4, ये हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा 3/4 क्यू स्क्वायर। ओके, तो क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ओके, 3q स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग r को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3q। ओके, यहाँ से डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan थीटा। ओके, इज इक्वल टू कितना, √3q हाफ, और ये कितना हो जाएगा 3q हाफ। q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये, तो 1/, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 1/√3 जो है tan 30 की वैल्यू है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होप आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग है। कैसा वर्ग है, ABCD। तो क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है। ओके, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। और उस स्क्वायर में क्या है, 1 6√2 एंड 8 एंड लास्ट में है 9√5। ओके, इतने केजी भार के, यानी कि पहला 1 2 ये 3 जो 4 हैं, ये सब क्या है, केजी भार, किलोग्राम भार के। ये क्या है, फोर्स लगे हुए हैं। क्या है, फोर्स लगे हैं। कहाँ कहाँ पे लगे हैं, ये जो है AB डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये AC में लगा हुआ है, ये AD में लगा हुआ है, और ये AE में लगा हुआ है। इस तरीके से, यानी इनके अनुदिश क्या है, क्रियाशील है। फिर लिखा हुआ है जो E है, वो E क्या है, वो फिगर से भी समझ में आ जाएगा। E क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो भी BC है उसका क्या है, मिड पॉइंट है।
ओके, क्या है, मिड पॉइंट है। फिर से वही करना है, क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है और आर निकालना है और दिशा फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई? तो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। ये क्या है, एक ABCD वर्ग है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ से ABCD। ओके, BC का यहाँ पे एक मध्य बिंदु बना देते हैं, मिड पॉइंट E। ये क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे AE खींच देते हैं। और फिर इसके बाद AC कह रहा है तो यहाँ से एक ये AC खींच देते हैं और इन पे एक इस तरीके से बना देते हैं। और जो अलग अलग दिए हुए थे कि AB पे कौन सा लग रहा है, तो AB पे 1 kg का। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि AC पे कितना है, AC पे 6√2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 6√2। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि 8 जो है वो AD पे लग रहा है, तो यहाँ से ये क्या है, AD है तो इसलिए ऐसे डायमेंशन जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 9√5, तो 9√5 कहाँ पे लग रहा है, AE पे लग रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 9√5। ओके, 9√5। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग। सबसे पहले अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ से AC से लेकर के ये जो एंगल बनेगा, इसको मैं अलग से कर देता हूँ। ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 45। बात समझ में आई? ये कितना एंगल बनेगा, 45 बनेगा। अब जब 45 बनेगा और इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं अल्फा, जो E और B के बीच में जो बनना है, अल्फा बनना है। अब जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। कितना होगा, 45, ये भी होगा। तो इस तरीके से करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जरा आप लोग फिगर को सही ध्यान से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AE की वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ पे AE की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, जब AE की वैल्यू निकल आएगी तो जो थीटा है तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ये जो एंगल होगा यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी निकल आएगी। तो इस फिगर को जरा मेरी बात को ध्यान सुनना। यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये क्या है, E है। ओके, और ये क्या है, B है। ये क्या है, E है। ये क्या है, अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। लेकिन इसकी पूरी जो है ना तो इसकी दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये पूरी कितनी है, x है। ओके, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, x/2 मान सकते हैं ना, x/2। अब जब ये पूरी x है तो ये भी पूरी x हो सकती है। तो यहाँ पे इस यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर ये है इतना, तो कहने मतलब ये है पूरी अगर ये कितना है, 1 है, तो ये भी 1 है। पूरी कितनी है, 1 है। श्योर है ना, 1 है। डायमेंशन की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे जो 1 kg लिखा है ये क्या है, इसकी लेंथ नहीं है, ये फोर्स लगे हुए हैं। ओके, तो ये पूरी अगर x है तो ये भी x होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, x/2। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ओके, कितना मान लेते हैं, x। अब यहाँ से अगर हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा की वैल्यू यानी tan थीटा की वैल्यू कुछ भी माने, यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, x/2। ओके, अपान x। इससे इसे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 1/2 आ गया। तो कहने मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट जैसा जैसा दिया हुआ है यहाँ से एक एक करके हम लोग बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग r cos थीटा निकालेंगे। कितना निकालेंगे, r cos थीटा। तो r cos थीटा कितना होगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे इस पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, F1, दैट मीन्स जो भी फोर्स लगा हुआ है यानी 1। ओके, और कितना होगा, cos कितना, 0 एंड प्लस। अब दूसरे पे अगर आते हैं तो दूसरा क्या है, ये है 9√5। तो 9√5 इसको हमने लिखा। अब यहाँ से कितना लिखेंगे, cos अल्फा।
कितना इसका एंगल है कॉस अल्फा। अब यहाँ से जब हमने tan अल्फा निकाल लिया था तो यहाँ से कॉस अल्फा को भी हम निकाल सकते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, कई तरीके कई चीज़ें हैं। अगर हमने यहाँ से tan अल्फा को निकाला, tan अल्फा को हमने निकाला तो कितना आ गया 1/2। ओके, अब हमको यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो जो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले इसको हम लोग क्या, इसको अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ से अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर अल्फा निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से कॉस अल्फा निकालेंगे कितना हो जाएगा 2/√5। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो यहीं से कॉस अल्फा, कहने मतलब जो हमने निकाला था उसका पर्पस क्या था, ये था tan अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ से निकाला, तो यहीं से हम लोग कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी से क्या करेंगे हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने मतलब है यहाँ से तो कॉस अल्फा तो हो ही गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो भी होगी हम आगे हम लोग पुटअप करेंगे। तो इसके बाद कितना है, इसके बाद ये वाला एंगल आ रहा। अब जब ये वाला एंगल आ रहा तो मिड है तो पूरा 45 पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√2, ये हो जाएगा कॉस 45। ओके, अब फिर इसके बाद ये रिमेनिंग पोर्शन जो होगा 8, ये है ये यानी कि ये वाला जो होगा ये पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 cos 90। बस चारों एंगल चारों फोर्सेस हो गए, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 1 9√5, और इसकी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 2/√5 एंड प्लस 6√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड लास्ट में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, √5 से √5 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो यहाँ से 1 प्लस 9 दूनी 18 एंड प्लस 6 एंड प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी पूरी कितनी जाएगी 25 आ जाएगी। और cos थीटा की सिमिलरली r sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू तो है यही सब पुटअप करना है, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। r sin थीटा की जो वैल्यू आएगी, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो कितनी आ जाएगी 23। और cos थीटा की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 25। ओके, इतनी चीज़ को ध्यान रखना। स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, और फिर उसके बाद उसको 23 के बाद इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 529, ये हो जाएगा कितना 625। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1154। ऐड कर लेना, 9 5 14, 2 दूनी 4 1 5 5 6 11। अब यहाँ से r निकालते हैं तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1154। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकलता है नहीं निकलता है। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23/25। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 23/25। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ से इस तरह की वैल्यू क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे त्रिभुज के नियम को देखा, उस तरीके से हम लोग बहुभुज के भी नियम को देख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बस हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट टॉपिक कहने मतलब समझने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर एक पॉइंट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरीके से एक बना लेते हैं। क्या पॉइंट बना लेते हैं, संगामी बलों की साम्यावस्था। ओके, साम्यावस्था का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स, यानी कि जो भी एक ही जिनका, यानी कि जो भी एक ही तरह से एक ही यानी समांतर है, समांतर तरीके से अगर लगे हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यानी साम्यावस्था, यहाँ पे साम्यावस्था कॉन्सेप्ट क्या होगा,
साम्यावस्था का मतलब होता है एकदम बैलेंस। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? बैलेंस, यानी संतुलन। ओके। और संतुलन का मतलब क्या होता है? जितने भी फोर्स लगे हुए हैं, अगर 3 फोर्स लगे हैं तो उनका योग जो होगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके। अगर साम्यावस्था मतलब कितना? 4 हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं फोर्सेस, F1 है, F2 है, F3 है एंड सो ऑन, Fn है, तो उनका 0, अगर जो सम है अगर वो 0 आ रहा है तो बोलेंगे कि जो है बल क्या है? साम्यावस्था में है। यानी जो स्थिति है बलों की क्या है? वो संतुलन की अवस्था में है, दैट मीन्स साम्यावस्था में है। 3 फोर्स हैं तो इस तरीके से होगा, 4 फोर्स हैं तो इस तरीके से होगा। तो एक स्टेटमेंट है, मैं उसको लिख दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे बल त्रिभुज नियम है। क्या है? एक है बल त्रिभुज नियम, इसको बना दिया हूं, त्रिभुज लिखा नहीं हूं, बल त्रिभुज इस तरीके से लिख दिया हूं। बल त्रिभुज नियम का मतलब क्या है? 3 बल, क्या है? 3 बल यदि किसी 3 बल यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश, यानी कि उनकी दिशा में, यानी कि उनके समांतर, त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है। ओके। अनुदिश परिमाण एवं, यानी जैसा उनका परिमाण है, जो उनका मैग्नीट्यूड है, एवं दिशा में क्रियाशील हो तो वे साम्यावस्था में होंगे। कौन साम्यावस्था में होंगे? फोर्सेस। ओके। कहने मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, जरूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज ही हो, उनमें अलग अलग हो सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और इधर क्या लग रहा है? P है, और दूसरा कौन सा है? ये Q है। ओके। और ये क्या है? ये R है। तो इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे अभी मैंने बताया हुआ था, ये ऐसे ऐसे आया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट बना लिया हमने, तो ये क्या हो गया? P हो गया। अब ये Q है, ये इस डायमेंशन में जा रहा है दूसरा, यानी इसको ऐसे से लेकर के आएंगे तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा? ये Q हो जाएगा। ओके। अब यहाँ से R है तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इस डायरेक्शन में, ये है उनके अनुदिश, इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर साम्यावस्था में होंगे तो कैसे साम्यावस्था में होंगे? P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक उसको हम लोग साम्यावस्था में नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से बहुभुज को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक बहुभुज बना लेते हैं। बहुभुज का मतलब है कि कुछ ऐसा है, कोई एक शेप बनाएंगे जिसमें लगे कि हाँ ये बहुभुज है, पॉलिनोमियल पॉलीगॉन है। तो बहुभुज में क्या होगा? जैसे कि एक हमने पंचभुज बना लिया है, जैसे कि यहाँ पे एक ये ऐसे है और ये इस तरीके से ये। ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये क्या है? E है। इसमें क्या है? F1 है, ये यहाँ पे F2 है, और ये क्या है? F3 है, ये F4 है, तो ये F5 है। मेरी बात ध्यान सुनना। अब यानी कि अब इसके अनुदिश यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स लगेंगे? तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं? पॉइंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा तो इसके अनुदिश यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये F1 हो जाएगा। ओके। अब जब F1 हो जाएगा, अब क्या है? ये F2 है, तो थोड़ा सा तिरछा है, जो भी हो, तो यहाँ से ये F2 हो जाएगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है कि 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये F2 हो जाएगा। अब जब F2 हो जाएगा तो अब इसकी डायमेंशन क्या है? तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये F3 हो जाएगा। ओके। ये क्या हो जाएगा? ये F3 हो जाएगा। अब ये F4 है, तो यानी इसको अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये किस नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से क्या है? ये F4 ऐसे लेकर के आएंगे तो ऐसे ऐसे क्या है? यहाँ से F4 हो जाएगा। ओके। तो ये क्या है? F4 होगा। अब इसके बाद ये F5 है, तो F5 क्या है? बची हुई डायमेंशन, ऐसे F5 आ जाएगा इस तरीके से ये। ओके। तो ये है, इस तरीके से इसको हम लोग F5, ये कोई पॉइंट है। तो इस तरीके से इसके अनुदिश। अब जब ये सब के सब साम्यावस्था में कब होंगे? तो साम्यावस्था में कब होंगे? जब F1 एन प्लस F2 एन प्लस F3 F4
एंड लास्ट में F5 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे कि ये साम्यावस्था में है। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बल बहुभुज नियम, यानी बल बहुभुज नियम। जब बहुत सारे बहुभुज हो जाएंगे, 6, 7, 8 हो जाएंगे, तब उनको कैसे उनकी अलग अलग डायमेंशन में, ये तो पंचभुज था, इस तरीके से षटभुज होता, तो षटभुज को भी हम लोग इसी तरीके से अरेंज करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग ये वीडियोस देख लीजिएगा, और इसकी जो PDF है उसको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर ले अगर समझ में आता है, और लाइक कर दें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का स्वागत है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।